हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही गोल्डन सीरीज जो कि होने वाली है बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, ये इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आप सभी को आना चाहिए, क्योंकि जो ग्रामर की नीड कह सकते हैं आप, ग्रामर के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है ग्रामर का बेसिक कॉन्सेप्ट। क्योंकि जब तक आपको ये क्लियर नहीं होता तब तक आप किसी भी चीज़ को बेसिक से नहीं सीख सकते। तो आज से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आपकी ये बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर वाली सीरीज़। ये हमारी क्लास 1 रहने वाली है आज। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये पढ़ना इतना ज़रूरी क्यों है। देखिए, ग्रामर को बहुत ही अच्छे से समझने के लिए आपको उसकी जो बेसिक नीड्स हैं वो आपको सब पता होना चाहिए कि ग्रामर की स्टार्टिंग आखिर होती कैसे है, क्या इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है, क्या इसकी बिगेस्ट यूनिट है, और कैसे करके ये नाउन, ये प्रोनाउन, ये सब क्या होते हैं और कैसे इनकी शुरुआत होती है। तो इन सारी चीज़ों में जो आपको कंफ्यूज रहता है कि ये नाउन कहाँ से आ गया, अब ये हम अब प्रेपोजिशन क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन्स हैं जिनका आंसर आपके पास नहीं होता, या होता है तो फिर भी कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, चलिए तो इन सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम अपनी ये स्टार्ट करेंगे जीरो से शिखर तक का सफ़र, और आपकी क्लासेस बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर वाली। चलिए शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहले बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको क्लियर करूँ। देखिए, ग्रामर की शुरुआत कहाँ से होती है और क्यों हमें ग्रामर पढ़नी चाहिए। ठीक है, देखिए, किसी भी भाषा, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, या आपकी कोई अदर लैंग्वेज हो, अगर आप उसको बारीकी से सीखना चाहते हैं तो हमें उसके लिए क्या करना होता है, हमें उस भाषा की व्याकरण को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। अब जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको इंग्लिश ग्रामर, आपको इंग्लिश लैंग्वेज को भी बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल शुरुआत से समझना होगा। और ये शुरुआत होती है हमारी यहाँ से। देखिए, कोई भी भाषा है, भाषा की जो सबसे एक, हम लोग भाषा का क्या करती हैं, आदान प्रदान करते हैं। और भाषा का आदान प्रदान करने के लिए हम क्या बोलते हैं, वाक्यों का प्रयोग करते हैं। किसका? वाक्यों का। ठीक है, तो भाषा की जो सबसे, आप कह सकते हैं कि जो भाषा का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो क्या है, वो वाक्यों के माध्यम से हम अपनी बात को एक दूसरे से कहते हैं। ठीक है, ऐसा ही कुछ इंग्लिश लैंग्वेज में भी होता है। ठीक है, अब जरा इंग्लिश ग्रामर की बेसिक्स क्या है, ठीक है, वो समझते हैं। देखिए, यहाँ भी क्या है, एक सेंटेंस की बात होती है। अगर ग्रामर की स्टार्टिंग की बात की जाए तो वो भी कहाँ से होती है, सेंटेंस से होती है। ठीक है, जिसे हम लैंग्वेज की बिगेस्ट यूनिट कहते हैं। मतलब सबसे ज्यादा शब्दों का जो समूह है वो क्या कहलाता है, वो वाक्य कहलाता है। ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस डायरेक्टली नहीं आ जाता, ये सेंटेंस भी क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है, कैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनको कनेक्ट करके हम पूरा क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए, किसी भी लैंग्वेज की जो सबसे, अगर स्मॉलेस्ट यूनिट की बात की जाए तो वो अल्फ़ाबेट होती है, लेकिन सिंगल अल्फ़ाबेट का इतना बहुत ज़्यादा क्या नहीं है, यूज़ नहीं है। तो ग्रामर की जो स्टार्टिंग की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है वर्ड। क्या होता है? वर्ड, शब्द। ठीक है, यह शब्द हो सकते हैं आपके, अलग अलग टाइप के शब्द आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन शब्द के बाद जो दूसरा आपका फ्रेज है जिसमें एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ जाते हैं, लेकिन यहाँ क्या नहीं होता, यहाँ ना तो सब्जेक्ट होगा और ना क्या होगी, ना वर्ब होगी। ठीक है, बिना सब्जेक्ट और वर्ब के कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम फ्रेज कहते हैं। ठीक है, फ्रेज के बाद एक और नया कॉन्सेप्ट आता है, क्लोज। अब ये भी फ्रेज से थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन ना आप इनमें से किसी को भी सेंटेंस नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि ये सब मिलकर क्या क्रिएट करते हैं, ये सब मिलकर जाकर एक सेंटेंस को क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्लॉज। देखिए, क्लॉज क्या होता है, मैं क्लॉज की बात कर रही थी। क्लॉज में क्या होगा, क्लॉज भी है तो आपका सेंटेंस का ही एक पार्ट, बट इसमें क्या होता है, इस वाले पार्ट में यहाँ सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगी। ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, ये किसी सेंटेंस का क्या होता है, पार्ट होता है। ऐसे ही फ्रेज, फ्रेज भी क्या है, फ्रेज अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, ये भी सेंटेंस का क्या है, पार्ट होता है। तो कई सारी स्टेजेस को क्रॉस करने के बाद हम कंप्लीट किसको बनाते हैं, एक कंप्लीट सेंटेंस हम लोग बना पाते हैं। ठीक है, हो सकता है उस सेंटेंस में कई डिफरेंट टाइप के वर्ड्स आई हो, कई सारे हमने फ्रेजेस का यूज किया हो, कई सारे क्लॉज उसमें आए हो, तब जाकर एक कंप्लीट क्या बनता है, सेंटेंस। तो इस तरीके से लैंग्वेज की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है इंग्लिश लैंग्वेज की, वो हो जाती है वर्ड, और जो सबसे बिगेस्ट यूनिट है वो हो जाती है सेंटेंस। ठीक है,
तो हमें सेंटेंस की डेफिनेशन क्या निकली जरा वो भी समझ लेते हैं। देखिए अब सेंटेंस क्या है, सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस। जो क्या करता है? विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, जो एक कंप्लीट सेंस देता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, क्या उसे क्या कहा जाता है? उसे सेंटेंस कहा जाता है, यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका पूर्णतः अपना क्या हो, एक अर्थ हो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। और देखिए इसको क्लॉज को क्या कहा जाता है? क्लॉज को उपवाक्य कहा जाता है। फ्रेज को क्या कहा जाता है? शब्दांश कहा जाता है। ठीक है, और वर्ड को आप जानते ही हैं शब्द कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि आखिर शुरुआत कैसे होती है ग्रामर की। तो कुछ वर्ड्स को इकट्ठा किया तो क्या बन गया? फ्रेज। फ्रेज में जब हमने और सब्जेक्ट ऐड कर दिया, वर्ब ऐड कर दिया और कुछ अदर वर्ड ऐड कर दिए तो क्या बन गया? क्लॉज। और क्लॉज के बाद भी जब हमने उसको वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिख दिया, इन सबको मिलाकर फिर हम क्या करते हैं? एक सेंटेंस को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस है बिगेस्ट यूनिट और वर्ड है स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए आप आगे बढ़ेंगे जरा। देखिए एनालिसिस ऑफ द सेंटेंस, तो मेन जो चर्चा शुरू होती है वो हमारी बिल्कुल यहां से होती है, एनालिसिस ऑफ ए सेंटेंस। देखिए किसी भी सेंटेंस का हमें क्या करना है, अगर हमें एनालाइज करना है, उसका विश्लेषण करना है, तो हम क्या करते हैं? उस सेंटेंस को जनरली 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सेंटेंस को हम क्या करते हैं? अगर उसका एनालिसिस कर रहे हैं तो सेंटेंस में कम से कम उसके 5 पार्ट्स की बात की जाती है। अब क्या क्या होता है उन 5 पार्ट्स में जरा समझेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं जरा। जब एनालाइज करते हैं तो सेंटेंस को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जरा देखेंगे। और ये होते हैं 5 पार्ट्स उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग होती हैं? उन फंक्शन के अकॉर्डिंग, यानी कि किसी सेंटेंस में आने वाले जो वर्ड्स हैं वो वर्ड्स किस तरीके का फंक्शन कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं उस सेंटेंस में, उसके आधार पर हम क्या करते हैं? सेंटेंस का एनालाइज 5 पार्ट्स में करते हैं। ठीक है, यानी कि कोई सेंटेंस में वर्ड होगा वो उस सेंटेंस में किसका काम कर रहा होगा? सब्जेक्ट का काम कर रहा होगा। कोई अदर वर्ड होगा वो उस सेंटेंस में वर्ब का काम कर रहा होगा। कोई और अदर वर्ड होगा वो उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा। हो सकता है और भी कोई उसमें वर्ड हो तो वो कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहे हो, और कुछ और भी वर्ड हो तो फिर वो हो सकता है कि एडवर्बियल का काम कर रहे हो। ठीक है, घबराने की बात नहीं है, मैं इन सारी चीजों को आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, केवल आप पॉइंट वाइज समझते चलिए। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि ये सीरीज बिल्कुल मैं 0 से स्टार्ट करके शिखर तक ले जाने वाली हूँ। बिल्कुल हम लोग इंग्लिश को बेसिक से लेके और इसकी जितनी भी आप कह सकते हैं कि हार्डनेस है, वहां तक पूरी इंग्लिश के कॉन्सेप्ट में आपको यही अवेलेबल कराने वाली हूँ पारस क्लासेस पर। तो बस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि टाइम पर आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। चलिए कंटिन्यू करेंगे। देखिए तो किसी भी सेंटेंस के वर्ड्स को जब हम एनालाइज करते हैं उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग, तो हम उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। हो सकता है वो वर्ड एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा हो सेंटेंस में, हो सकता है कोई वर्ड एज अ वर्ब यूज हो रहा हो सकता है कोई वर्ब एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा हो सकता है कोई वर्ड वहां पे कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज किया गया और हो सकता है कि कोई वर्ड वहां पर एडवर्बियल की तरह यूज किया गया हो। अभी नहीं आता आपको कुछ भी नहीं, अब आपको ये लग रहा होगा कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ये सब क्या है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, सारी टेंशन आपको बस देनी है, हम सारी टेंशन आपको सॉल्व करके देंगे। ठीक है, आप बस पॉइंट वाइज सुनते चलिए, समझते चलिए, अगर नोट्स बना रहे हैं तो प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, देखिए वैसे मैंने एक सीरीज और चलाई है, वहां पे मैंने इनको पॉइंट वाइज क्लियर किया है, ये क्या क्या है मैं एक बार शॉर्ट में बता दूंगी आपको अभी आगे जब हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी जो चीज समझाई जा रही है उस पर फोकस करेंगे आप लोग। ठीक है, जैसे देखिए मान लीजिए ये आपका एक सेंटेंस लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, सेंटेंस लिखा है। ठीक है, देखिए अब देखिए क्या क्या होता है ये सेंटेंस, एक बार इसको शॉर्ट में समझ लीजिए। देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, ये डूअर ऑफ द एक्शन होता है। क्या होता है, इसको कर्ता कहा जाता है, कर्ता, और क्या भी कहते हैं, डूअर, डूअर ऑफ द एक्शन। अब एक्शन क्या, एक्शन कह लो या डूअर ऑफ द वर्ब, क्या कह लो, डूअर ऑफ द वर्ब,
यानी कि वर्ब माने क्या होता है, क्रिया। क्रिया को करने वाला हमेशा क्या कहलाएगा, क्रिया को करने वाला हमेशा कर्ता कहलाएगा, यानी कि डूअर ऑफ द एक्शन, डूअर ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ठीक है, जिसने क्या की हो, जिसने उस सेंटेंस में होने वाली क्रिया को किया हो, वो क्या कहलाता है, वो सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, और सब्जेक्ट जो क्रिया कर रहा है उस सेंटेंस में, जो काम कर रहा है, वही काम या क्रिया क्या कहलाएगी, वही काम या क्रिया वर्ब कहलाएगी। ठीक है, यानी कि जो सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन किया जा रहा है, जो भी वहां एक्शन किया जा रहा होगा, वो सेंटेंस की क्या कहलाती है, वर्ब। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब ऑब्जेक्ट क्या है, तो देखिए ऑब्जेक्ट आपका क्या है, कुछ वर्ब आपकी क्या होती हैं, आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। ट्रांजिटिव मतलब उनको ट्रांसफर होने के लिए किसी नाउन या प्रोनाउन की नीड होती है, तो फिर वहाँ जो हम वर्ब को ट्रांसफर करते हैं जिस नाउन या प्रोनाउन पर, वही हमारा नाउन और प्रोनाउन क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। जरा समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, जैसे मैंने कहा ही राइट्स ए लेटर, क्या कहा, ही राइट्स ए लेटर। अब मान लीजिए इतनी सी बात करते हैं, जैसे ही राइट्स। अब राइट का मतलब होता है लिखना, यानी कि कुछ ना कुछ तो लिखा जाएगा। ऐसा तो है नहीं है कि बिना लिखे ये कह दिया जाए कि ही राइट्स, कि वो लिखता है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यानी कि वो वर्ब जिसको कुछ ना कुछ क्या, जिसको कोई ना कोई क्या चाहिए, ट्रांसफर होने के लिए किसी ना किसी नाउन और प्रोनाउन की नीड होती ही है, उसे क्या कहा जाता है, उस नाउन और प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट कहा जाता है, जो वर्ब को रिसीव करता है। ठीक है, जो वर्ब को रिसीव कर रहा है। जैसे ही राइट्स अ लेटर, तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या होगा, किस, क्या राइट्स, राइट क्या किया जा रहा है, राइट, तो राइट हो रहा है लेटर। तो लेटर जो है वो आपका किसका काम करता है, ऑब्जेक्ट का। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। चलिए आगे देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट। देखिए, कुछ वर्ब आपकी ऐसी होती हैं, क्या होती हैं, जो इनकम्प्लीट क्या होती है, इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन वाली होती हैं। ठीक है, तो वहां क्या होता है, जब उन वर्ब का मीनिंग कंप्लीट नहीं होता, आप ऐसे समझिए, कभी कभी क्या होता है, कुछ वर्ब ऐसी होती है जो अपना मीनिंग क्लियर नहीं करती हैं, तो उनके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए हमें किसकी नीड होती है, हमें कॉम्प्लीमेंट की नीड होती है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट भी आपके कई डिफरेंट टाइप का होता है, बट वो अभी हम नीचे बात करेंगे और डिटेल में। ठीक है, और लास्ट वन देख लेते हैं, एडवर्बियल। एडवर्बियल वो होता है किसी भी वर्ब के बारे में जो भी कहा जाए, वर्ब के लिए जो भी आपका आता है कि वर्ब जो हो रही है, वर्ब से रिलेटेड जो वर्ड होते हैं वो एडवर्बियल कहलाते हैं। ठीक है, एडवर्ब वो होता है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या खुद एडवर्ब की क्या बताता है, उससे रिलेटेड होता है, उससे कनेक्टेड होता है। ठीक है, क्वालिफाई करता है उसको, वो हमारा एडवर्बियल कहलाता है। और एडवर्बियल क्यों कहलाता है, क्योंकि वो वहां फिर एक सिंगल वर्ड ना होके ग्रुप ऑफ वर्ड हो जाता है। ठीक है, जरा भी नीचे एग्जाम्पल के थ्रू मैं सारी चीजें आपको और समझाऊंगी। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है, राधा वॉक्स इन द गार्डन। देखेंगे जरा, राधा इस सेंटेंस की क्या हो गई, सब्जेक्ट। वॉक्स क्या हो गई, या ये हो गई आपकी वर्ब। अब देखिए, वॉक कहाँ वॉक कर रही थी, तो वो वॉक कहाँ कर रही थी, इन द गार्डन। ये वाला जो वर्ड है ये आपका क्या हो जाएगा, एडवर्बियल। ठीक है, क्या हो जाएगा, एडवर्बियल हो जाएगा। नेक्स्ट वन सेंटेंस देखेंगे। देखिए, मीत राइट्स ए लेटर। देखिए, मीत क्या है, सब्जेक्ट है, राइट्स क्या है, वर्ब है, और ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं। देखिए, शी इज ए टीचर। अब देखिए, शी इज, अब शी इज वो क्या है, शी इज, तो वो अपना मीनिंग कंप्लीट कर रही है, क्या बता के, शी इज ए टीचर। तो यहाँ जो ए टीचर है वो किसका काम कर रहा है, वो कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। ठीक है, जब वर्ब अपना क्या करे, जब वर्ब अपना मीनिंग कंप्लीट ना करे, तो उसका जो मीनिंग कंप्लीट करता है, इसीलिए तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि वो कंप्लीट कर रहा है। क्या कंप्लीट कर रहा है, उस वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, उस वर्ब को कंप्लीट कर रहा है। तो आई होप ये छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं वो आपको अभी छोटी छोटी बातों के थ्रू समझ आ गए होंगे, लेकिन अभी इसका डिटेल डिस्कशन और होगा आगे आने वाली क्लासेस में। अभी के लिए आप इतना ही समझेंगे। ठीक है, आगे और चलते हैं। देखिए, अभी तो बेसिक्स क्लियर कीजिए जरा, आखिर ये बेसिक्स होता क्या है। ठीक है, अब देखिए, सेंटेंस की बात हो रही है और ये सारी चीज़ें आपकी सेंटेंस में चल रही हैं। तो अभी जो हमने क्या सीखा, अभी हमने ये सीखा कि सेंटेंस में जो वर्ड्स आते हैं, उन वर्ड्स को अगर उनके फंक्शन के बेस पर हम लोग एनालाइज करें, तो उसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग हम उसको 5 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं उन वर्ड्स को। उनमें कोई सब्जेक्ट का काम कर रहा होता है, उनमें कोई वर्ब का काम कर रहा होता है, उनमें कोई ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होता है, उनमें कोई कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा होता है, या फिर उनमें कोई एडवर्बियल का काम कर रहा होता है। ठीक है, ये बात तो हो गई उन वर्ड्स की फंक्शन के अकॉर्डिंग।
लेकिन अब जरा इसका दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। किसी भी सेंटेंस के वर्ड्स को दो तरीके से डिवाइड किया जाता है, या तो उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग या फिर उसके पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो किस पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड है। तो दूसरा एनालिसिस जो हम करते हैं वर्ड्स का, किसी सेंटेंस के वर्ड्स का, वो हम करते हैं उसके पार्ट ऑफ स्पीच से, यानी कि वो किस पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड है। तो जब भी आपको अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग किसी सेंटेंस के वर्ड्स को डिवाइड करना हो तो उसके कितने काइंड्स होते हैं, उसके 8 काइंड्स होते हैं। ठीक है, या फिर जनरली आप ये भी कह सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होती है वो 8 काइंड्स की होती है। ठीक है, कौन कौन से काइंड होते हैं जरा देखेंगे, सब लोगों ने आपने पढ़ रखे होंगे। देखिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये आपके 8 काइंड्स होते हैं किसके, पार्ट्स ऑफ स्पीचेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच के। ठीक है, तो अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेस पर देखें तो वो कितने टाइप के होते हैं, वो होते हैं 8 टाइप के, बट अगर उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं जनरली 5 पार्ट्स में। ठीक है, अब नेक्स्ट वन देखेंगे। देखिए, फंक्शन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब जरा अच्छे से समझते हैं फंक्शन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब यही जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो सेंटेंस में अलग अलग टाइप का क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। ठीक है, अब कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच किस टाइप का फंक्शन करता है किसी सेंटेंस में, अब वो समझेंगे। ठीक है, क्या समझना है, फिर से एक बात मेरी ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हो गए 8 टाइप के। अब ये 8 टाइप के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनमें से कौन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच किसकी तरह फंक्शन करता है, किसकी तरह वर्क करता है, वो समझेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले बात हो रही है किसकी, नाउन और प्रोनाउन की। नाउन और प्रोनाउन में जनरली देखिए, पहले मैंने यहाँ आपको डिफाइन कर दिया है कि अगर नहीं भी पता अभी किसी को भी कि नाउन क्या होती है, तो द नेम ऑफ एनीथिंग, पर्सन, प्लेस, थिंग्स, व्हाटएवर थिंग इज हियर, अगर उसमें से किसी का कोई नाम है तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे नाउन कहते हैं। ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है, बहुत सिंपल वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए, प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन वो वर्ड्स हैं यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि क्या होते हैं। देखिए, प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम, और सर्वनाम की सबने डेफिनेशन पढ़ रखी होगी कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। बस वही सेम बात आपको इंग्लिश में बता दी गई है, वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, यानी प्रोनाउन क्या होते हैं, वो वर्ड होते हैं जो नाउन के प्लेस पर यूज किए जाते हैं। और नाउन क्या होती है, नाउन किसी भी चीज का अगर कोई नाम है तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो नाउन है। ठीक है, देखिए, अब बात हो रही थी फंक्शन की, तो किसी भी सेंटेंस में जो नाउन और प्रोनाउन दोनों है वो किसका काम कर सकते हैं, वो एज अ सब्जेक्ट यूज किए जा सकते हैं और एज एन ऑब्जेक्ट यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन ही ऐसी पार्ट ऑफ स्पीच है जो किसी सेंटेंस में किसका काम करती हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करती हैं। इनके अलावा बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम नहीं करती, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। देखिए, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या वर्क करता है और एडवर्ब क्या वर्क करता है, देखेंगे। एडजेक्टिव और एडवर्ब दो ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो काम तो इनका एक ही है, क्वालिफाई करना। ये क्वालिफाइंग वर्ड्स कहलाते हैं, मतलब किसी की विशेषता बताना। देखो ध्यान से सुनना, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम एक ही है, क्या बताना, विशेषता बताना। लेकिन दोनों में अंतर है। जब विशेषता किसकी बताई जा रही हो, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताई जा रही हो, या उनको मॉडिफाई किया जा रहा हो, या उनको क्वालिफाई किया जा रहा हो, क्वालिफाइंग किया जा रहा हो, तब तो वो कहलाएगा एडजेक्टिव। और जब यही क्वालिटी अगर किसकी बताई जा रही हो, किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया जा रहा हो, किसी एडवर्ब को क्वालिफाई किया जा रहा हो, या किसी वर्ब को क्वालिफाई किया जा रहा हो जिस वर्ड के थ्रू, तो वो वर्ड हमारा क्या कहलाएगा, एडवर्ब। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे एक बार फिर से। देखिए, जो एडजेक्टिव क्वालिफाई करती है वो केवल किसे करती है, नाउन और प्रोनाउन को। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव। और दूसरी बात समझेंगे, जो एडवर्ब क्वालिफाई करती है वो किसे करती है, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को और खुद वर्ब को। तो जब इनकी क्वालिटी बताई जाए तो वो क्वालिटी बताने वाला जो वर्ड होगा वो एडवर्ब होगा, और जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताने वाला वर्ड होता है वो क्या होता है, वो होता है एडजेक्टिव। आई होप इतना क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट वन समझेंगे, क्या है वर्ब। वर्ब क्या होती है, ठीक है, पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, हम बहुत सारे सेंटेंस लिख लेते हैं लेकिन लास्ट तक हम ये फाइंड आउट नहीं कर पाते कि आखिर इसमें से
हमारी वर्ब क्या है, तो देखिए वर्ब क्या होती है, वर्ब को कहा जाता है बहुत सिंपल लैंग्वेज में डूइंग वर्ड्स या फिर एक्शन वर्ड्स या फिर स्टेट वर्ड्स। अब डूइंग वर्ड्स क्या, देखिए बहुत इजी वे है। जो डूइंग वर्ड्स होते हैं, क्रिया जो क्रिया की गई हो, जो काम किया गया हो, वो जो शब्द होते हैं वो आपकी क्या कहलाते हैं, वो वर्ब कहलाते हैं। यानी कि किसी वाक्य में जो काम किया जा रहा है वही क्रिया, वही जो डूइंग वर्ड है वो सेंटेंस का क्या कहलाएगा, वो उसका वर्ब कहलाएगा। तो वर्ब जो फंक्शन करती है किसी सेंटेंस में वो डूइंग वर्ड्स का करती है, एक्शन वर्ड्स का करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, प्रीपोजिशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशन, ठीक है। देखिए इसके अगर थोड़ा सा, अगर इसके नाम को आप थोड़ा सा अच्छे से समझे, देखिए प्री और पोजीशन, यानी कि इसकी पोजीशन क्या है, प्री, पहले दी गई होती है। तो इसको थोड़ा बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये कैसे वर्क करती है। तो कम्स बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन एंड शोज इट्स रिलेशन टू अदर नाउन और प्रोनाउन। देखिए प्रीपोजिशन एक आपका ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और उसका रिलेशन बताता है किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ। जैसे बहुत इजी वे में समझ लेते हैं, मान लीजिए मैंने आपसे कहा देयर आर बुक्स ऑन द टेबल, ठीक है, बुक्स ऑन द टेबल, शॉर्ट में समझते हैं जरा। यहाँ पे मैंने क्या कहा, बुक्स ऑन द टेबल, ठीक है, जरा इसको समझेंगे, बुक्स ऑन द टेबल। अब देखिए क्या हुआ, ये दो नाउन के बीच में रिलेशन बता रहा है। अब किस किस नाउन के बीच में, एक नाउन तो हो गई आपकी बुक्स और दूसरी नाउन क्या हो गई, टेबल। तो एक प्रीपोजिशन ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये एक तो किसी नाउन के पहले आता है, देखिए इधर टेबल के पहले आया है, और किसी दूसरे नाउन के साथ यानी बुक्स के साथ इसका क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है, ठीक है। तो एक नाउन के साथ दूसरे नाउन का रिलेशन बताने के लिए जिस पार्ट ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है वो हमारी पार्ट ऑफ स्पीच होती है प्रीपोजिशन, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे प्रीपोजिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके किसी भी एग्जाम में। आपकी प्रेपोजिशन, एक क्वेश्चन आते हैं आपके फिक्स्ड प्रेपोजिशन को लेके, ठीक है, तो वो आगे सीखेंगे, सारा कुछ सीखेंगे हम लोग। तो वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। चलिए समझते हैं कंजक्शन। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है जिससे आपके भर भर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखिए कंजक्शन, कंजक्शन को हम क्या कहते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड्स कह सकते हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स कह सकते हैं, ठीक है। ये कनेक्टर का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये सेम पार्ट ऑफ स्पीच को, सेम ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं। या तो नाउन को कनेक्ट कर रहे होंगे तो इस तरफ भी नाउन होगा, दूसरी तरफ भी नाउन होगा, दो क्लोज को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सेम पार्ट ऑफ स्पीच को, सेम वर्ड्स को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम ज्वाइनिंग वर्ड्स या कनेक्टिंग वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में कहा जाता है संयोजक। क्या कहा जाता है, संयोजक। नेक्स्ट वन देखेंगे, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है, देखिए ये ऐसे वर्ड्स हैं जो एक्सप्रेस करते हैं सडन फीलिंग्स को, ठीक है। इंटरजेक्शन में क्या होता है, जो सडन फीलिंग्स हैं उनको हम एक्सप्रेस करते हैं कुछ स्पेशल वर्ड्स के थ्रू। तो आगे जब हम और कंटिन्यू करेंगे तो बाकी मैं और डिटेल में आपको समझाऊंगी। आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। क्या क्लियर किया हम लोगों ने, एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं जल्दी से। देखिए किसी भी सेंटेंस तक पहुंचने के लिए आपको कई सारे क्या करने पड़ते हैं, आपको कई सारे पार्ट से क्या करना होता है, गुजरना होता है, ठीक है। हम वर्ड्स को कलेक्ट करते हैं, वर्ड्स में हो सकता है हम फ्रेज भी हो, फ्रेज के साथ साथ क्लॉज भी हो, तब जाके एक हमारा कंप्लीट क्या बनती है, सबसे बिगेस्ट यूनिट बनती है सेंटेंस, ठीक है। अब सेंटेंस को हम क्या करें, अगर उसके फंक्शन के बेस पर उसको क्या करते हैं, उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो फंक्शन के बेस पर किसी भी सेंटेंस के वर्ड्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, फंक्शन के बेस पे, ध्यान रखना। लेकिन अगर उन वर्ड को उनकी पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग अगर डिवाइड किया जाता है तो वो 8 काइंड्स में किया जाता है। अब यहाँ मैं आपको बता रही थी कि ये 8 काइंड भी जनरली किस किस की तरह फंक्शन करते हैं, इनका एक्चुअली मेन फंक्शन क्या है, सेंटेंस में ये किसका रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने देखा नाउन और प्रोनाउन एज एन सब्जेक्ट और एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट यूज होते हैं। एडजेक्टिव और एडवर्ब क्वालिफाइंग वर्ड्स की तरह यूज होते हैं, बट दोनों में डिफरेंस है। वर्ब आपके डूइंग वर्ड्स होते हैं। प्रीपोजिशन आपकी क्या होती है, एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन नाउन्स एंड प्रोनाउंस, ठीक है। और आपके कंजक्शन क्या होते हैं, कंजक्शन आपके ज्वाइनिंग वर्ड्स और कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं। इंटरजेक्शन में हम लोग सडन फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है।
आई होप इतना आपको क्लियर होगा। बाकी इससे आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास। तो क्लास अगर आपको पसंद आई तो क्लास को लाइक जरूर करेंगे और शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।